देखो बॉलीवुड में अक्सर जब भी कोई बायोपिक बनती है तो नॉर्मली देखा गया है कि उसके रिगार्डिंग हाइप थोड़ा बहुत कमी होता है और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आ रही थी फिल्म चंदू चैंपियन के साथ। सबको पता है कि फिल्म का बस मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं था और इस वजह से फिल्म के जो मेकर्स है वो फिल्म को ये बोल के प्रमोट कर रहे थे कि कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, प्लस उन्होंने 1 साल से शुगर भी नहीं खाई है जिस वजह से उनका वेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि मैं वंडर कर रहा था कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के वेट से ज्यादा कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की बात क्यों नहीं हो रही है। और अब फिल्म चंदू चैंपियन देखने के बाद मुझे ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जिस चीज का डर था एग्जैक्टली वही चीज हुई है। अब वो क्या है वो मैं आपको इस रिव्यू में बताऊंगा। जहां फिल्म का सिनॉप्सिस सभी लोग जानते हैं, ये फिल्म इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेड़कर जी की बायोपिक है, जहां उनकी पूरी लाइफ को 2 घंटे 25 मिनट के रन टाइम पे दिखाया गया है कि उनका चाइल्डहुड कैसा था, कैसे वो एक टाइम पे आर्मी पे चले गए, फिर कैसे उन्हें बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली और फिर कैसे उनकी लाइफ में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाला लड़का 2 साल के लिए कोमा में चला गया। इन सारी चीजों को काफी ज्यादा ड्रामेटिक वे में दिखाया गया है, एक इमोशनल अंडरकरेंट के साथ। जहां ऑनेस्टली बोलूं तो फिल्म में मेरिट तो है लेकिन जो फिल्म में फ्लॉज है वो हद से ज्यादा है। एक चीज जो फिल्म में डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है वो है शॉक वैल्यू, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी पूरी बॉडी के ऊपर 9 गोलियां खाई होंगी और उसके बावजूद भी वो जिंदा बचे होंगे। दैट्स राइट, मुरलीकांत पेड़कर जी को अपनी बॉडी पे 9 गोलियां लगी थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए। और इसी वजह से इस फिल्म का जो बेसिक लाइफ लेसन है जो ये अपनी ऑडियंस को देना चाहती है कि आपकी लाइफ में कैसे भी सर्कमस्टेंसेस आए, कितनी भी मुश्किलें आए, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वो ये काफी इफेक्टिवली देने में केपेबल होती है। वैसे भी फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान है और अगर आपने उनकी प्रीवियस फिल्म्स देखी हो जैसे कि बजरंगी भाईजान, तो हम सब जानते हैं कि उनके जो इमोशनल सीन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं। इनफैक्ट एक सीन को मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा जहां पे विजय राज का कैरेक्टर कार्तिक आर्यन को दारा सिंह की फाइट दिखाने ले जाते हैं और वो एक ऐसा टाइम था जब मुरलीकांत पेड़कर जी खुद सारी हिम्मत हार चुके थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ओलंपिक का पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन उस सीन में विजय राज जिस तरीके से कार्तिक आर्यन को समझाते हैं और ड्रीम्स के बारे में एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देते हैं, जहां उनका एक जबरदस्त डायलॉग भी है कि सपने तब खत्म होते हैं जब हम देखना बंद कर देते हैं, वो पर्टिकुलर सीन मुझे इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट सीन लगा। इनफैक्ट एक परफॉर्मेंस जो मेरे लिए फिल्म में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो एक्चुअली में विजय राज की थी। रही बात कॉमेडी की, तो जब फिल्म में राजपाल यादव जैसे एक्टर्स हो तो आप वैसे भी जानते हैं कि कॉमेडी आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। फिल्म की कॉमेडी बहुत ज्यादा लाउड नहीं है कि आप पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीन लिखे गए हैं जिसमें आपके चेहरे पे एक स्माइल बनी रहती है। स्पेशली एक सरदार जी का कैरेक्टर है जिसको एक्टर भुवन अरोड़ा ने प्ले किया है, उनके सीन बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। लेकिन अब वहीं अगर मैं फिल्म के सबसे बड़े ड्रॉबैक और सबसे बड़े रेड मार्क की बात करूं तो वो है फिल्म में कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस। हम सब जानते हैं कि कार्तिक आर्यन नॉर्मली रोम-कॉम फिल्में ज्यादा करते हैं एंड दैट इज व्हाई ऑल्दो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ किया, लेकिन फिल्म में जिस लेवल की परफॉर्मेंस की जरूरत थी वो उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाए हैं। बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें पता चल जाता है कि वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक्टिंग बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं फील होती है। एट द सेम टाइम कई कॉमेडी सीन्स में वो थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग भी कर देते हैं। और बेसिकली फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को काफी ज्यादा इमोशनली हैवी बनाना चाहते थे, तो उसके लिए राजकुमार राव या फिर विकी कौशल जैसे एक्टर की जरूरत थी जिनकी एक्टिंग में हमको एक परफेक्शन दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली कार्तिक आर्यन वो अचीव नहीं कर पाए हैं। सेकंड प्रॉब्लम वही आती है जो मैंने फिल्म के ट्रेलर रिव्यू में कही थी कि ओरिजिनल होने के बावजूद भी ये फिल्म एक रीमेक लगती है फिल्म भारत और फिल्म लाल सिंह चड्ढा का। अब मुझे नहीं पता कि क्या फॉरेस्ट गम के अलावा लाल सिंह चड्ढा मुरलीकांत पेड़कर से भी इंस्पायर्ड थी, लेकिन जब आप चंदू चैंपियन से कई सारे सीन्स देखेंगे, कई सारे फ्रेम्स देखेंगे, जिस तरीके से आर्मी के सीन्स दिखाए गए हैं और ओवरऑल लाइफ जर्नी को जिस तरीके से पैकेज किया गया है वो आपको 100% लाल सिंह चड्ढा की याद दिला देगा। प्लस कबीर खान का भी डायरेक्शन मैं इस फिल्म में डिसेंट ही कहूंगा, जिस तरीके की उन्होंने पहली फिल्म बनाई है जैसे कि एक था टाइगर या फिर बजरंगी भाईजान, वो मैजिक वो इस फिल्म में नहीं रिक्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत बार डिप खाता है। इनफैक्ट फिल्म कई बार आपको बोरिंग भी फील होती है, स्पेशली सेकंड हाफ में। वैसे भी मुरलीकांत पेड़कर जी की पूरी जर्नी को ऑलमोस्ट ट्रेलर में कवर कर दिया गया था और शायद इसी रीमेक फैक्टर और एवरेज ट्रेलर की वजह से ऑडियंस फिल्म देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थी, क्योंकि मेकर ने फिल्म के ऊपर एक स्पेशल ऑफर चलाया है यहाँ फिल्म का प्राइस सिर्फ 150 रुपए है, लेकिन उसके बावजूद भी थिएटर ऑलमोस्ट खाली था, सिर्फ 20% ऑडियंस ही थिएटर में थी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो चंदू चैंपियन एक डिसेंट इंस्पायरिंग फिल्म है, ना ही उतनी ज्यादा ग्रेट है जितनी कबीर खान की पिछली फिल्म रही है, बट एट द सेम टाइम ये कोई बहुत ही ज्यादा बुरी या टेरेबल फिल्म भी नहीं है। अगर आपको बायोपिक देखना पसंद है और लाइफ में कुछ ऐसी स्टेज पे हैं कि आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो उस केस में आप इस फिल्म को एक बार चेकआउट कर सकते हैं।